नमस्कार, स्वागत है टीसीएच पर एक बार फिर से मेरे शो में। इजराइल और फलस्तीन की जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। ये वक्फा एक दर्दनाक कहानी है। फलस्तीनी औरतों और बच्चों की बेबस चीखों की, महरूमियत की, दर्द की और ऐसे जख्मों की जिन्हें दुनिया का कोई मरहम नहीं भर सकता। ये वक्फा इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और धब्बों की कहानी है। शरीफ कहे जाने वाले मुल्कों की बेरहमी की दास्तान है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत गजा की औरतों और मासूम बच्चों ने चुकाई है, सहाफियों ने चुकाई है, आम शहरियों ने चुकाई है। आज कहानी उन्हीं जुल्मों की जिन्हें दर्ज किया जाना जरूरी है। 83 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 76 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली और 3 लेबनानी। 16 पत्रकारों के घायल होने की खबर है। 3 पत्रकारों के लापता होने की खबर है। 300 से ज्यादा मेडिकल पर्सनल मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 24,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 70% महिलाएं और बच्चे हैं इनमें। 100 दिन में गजा में 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। सिर्फ भयावह हिंसा झेलते हुए ये बच्चे लाइफ चेंजिंग इंजरीज, बर्न, डिजीज की चपेट में आ रहे हैं। अपर्याप्त मेडिकल केयर है, माँ बाप को खो चुके हैं। हिंसा से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं तो कोई सुरक्षित जगह नहीं है उनके पास। कुछ है तो अनिश्चित भविष्य है या फिर निश्चित मौत है। लगभग 1,000 बच्चों ने अपने एक या दोनों पैर खो दिए हैं। कईयों के पैर बिना एनेस्थीसिया दिए काटने पड़े हैं। 45,000 गर्भवती महिलाओं और 68,000 स्तनपान कराने वाली माताओं को एनीमिया, रक्तस्राव और मौत का खतरा झेलना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से गजा में मिसकैरेज 300% बढ़ गए हैं। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, एक कौम का दूसरी कौम पर बरसों से किया जाता रहा अन्याय है, जिसका हल महज सीज फायर से नहीं हो सकता। इसका हल सिर्फ और सिर्फ न्याय है, जस्टिस। महाभारत की कहानी याद है आपको? युद्ध का आखिरी पड़ाव याद है? पांडवों का वंश ही खत्म कर देने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर उसे नष्ट कर दिया था। हाँ, बाद में कृष्ण ने उसे फिर से जीवित किया और परीक्षित नाम दिया। परीक्षित यानी जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। याद है कहानी की नहीं? पीढ़ियों को नष्ट कर देना इसे ही कहते हैं, जब बच्चों और स्त्रियों को ही मिटा देने की कोशिश की जाए। इसी 11 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष इजराइल पर गाजा में जनसंहार, जेनोसाइड का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका की वकील अदीला हाशिम ने साफ कहा, इजराइल का कंडक्ट आर्टिकल 2A, 2B, 2C और 2D को वायलेट करता है। अदीला ने विस्तार से बताया कि आर्टिकल 2A के अनुसार मास किलिंग हो रही है गजा में और कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पिछले 3 महीनों में लगातार हमलों के दौरान इजरायली बलों द्वारा 23,210 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। लगभग 7,000 फिलिस्तीनी अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे मृत हो गए होंगे। किसी को नहीं बख्शा जा रहा। अदीला ने गजा को ग्रेवयार्ड ऑफ चिल्ड्रन कहा, बच्चों की कब्रगाह। आर्टिकल 2B सीरियस मेंटल और शारीरिक नुकसान के बारे में है। इजराइल के हमलों में लगभग 60,000 फिलिस्तीनी घायल और अपंग हो गए हैं। इनमें से भी अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। बच्चों सहित बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आंखों पर पट्टी बांध दी गई, कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और ट्रकों पर लादकर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। अनुच्छेद 2C, इसके तहत तीसरे नरसंहार अधिनियम की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, अदीला ने कहा कि इजराइल ने जानबूझकर गजा पर ऐसे हालात थोपे हैं जिनमें जीवन को बनाए नहीं रखा जा सकता और गजा का भौतिक विनाश योजना बना के किया जा रहा है, प्लान तरीके से किया जा रहा है। मास लेवल पर विस्थापन, जरूरी मेडिकल एड ना पहुंचने देना। कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें खाने का इंतजार कर रही फिलिस्तीनियों की भीड़ पर इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी तक की। 93% पॉपुलेशन के लिए खाने का संकट पैदा हो गया है। अस्पतालों को और स्वास्थ्य सेवा को तहस नहस कर दिया गया है।
कुपोषण, बीमारियां और इन्फेक्शन का एक चक्र ही चल पड़ा है और बच्चे, औरतें इनकी सबसे ज्यादा चपेट में हैं। विस्तार में बताती हूं आगे कैसे। तो अदीला की बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस ओर मैं आपका ध्यान आज ले जाना चाहती हूँ वो बात आखिर में वकील ने कही। अनुच्छेद 2D यानी रिप्रोडक्टिव हिंसा, प्रजनन हिंसा। इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए वकील साहिबा ने याद दिलाया कि 22 नवंबर 2023 को ही यूएन रिपोर्टर ने चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों पर इजराइल द्वारा की जा रही प्रजनन हिंसा को जेनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से जनसंहार माना जा सकता है और साफ लिखा है कि एक समूह के भीतर जन्म को रोकना, बर्थ को रोकना, इस इरादे से जो उपाय किए जाते हैं वो सब जनसंहार हैं। इजराइल द्वारा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की ओर इशारा किया गया है जो जनसंहार कृत्यों की चौथी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। एथनिक क्लींजिंग यही है कि जब आप एक कौम को ही मिटा देना चाहें और आप लाख बार कहें कि आप हर चीज औरत के बारे में बना लेती हैं। सच यही है कि किसी भी कौम के केंद्र में औरतें हैं, इसलिए कि उनके गर्भ में वो औलादें पलती हैं जिनसे आपके वंश चलते हैं। ये जमीन आबाद है और सिर्फ इतना ही नहीं, घर, समाज, देश से आप औरतों को पूरी तरह मिटाकर इस दुनिया की कल्पना कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। हिंसा के विरोध में और मानवता को बचाने के लिए साउथ अफ्रीका का यह कदम साहसिक है, उस वक्त में जब इंसानियत का दम भरने वाले देश चुप्पी साध कर तमाशा देख रहे हैं। ये कोरी इमोशनल बातें नहीं हैं, तार्किक हैं। आप देखिए, इजराइल का पूरा युद्ध बच्चों और औरतों के खिलाफ है। सिलसिलेवार आपको बताती हूं। गजा में हर दिन अनुमानित 180 महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं। इजराइल बच्चों को जन्म देने के लिए आवश्यक मेडिकल किट के साथ साथ जीवन रक्षक सहायता का भी वितरण रोक रहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि इन 180 महिलाओं में से 15% को गर्भावस्था या जन्म संबंधी जटिलताओं का अनुभव होने की संभावना है और उन्हें एक्स्ट्रा देखभाल की आवश्यकता है। वो देखभाल उपलब्ध ही नहीं है। एक नवजात की मां रायदा अल-मसरी बताती है कि वो गर्भवती थी। उन्हें और उनके 14 महीने के बच्चे को मलबे के नीचे से निकालकर बचाया गया था। फिर उन्हें एक स्कूल में शरण लेनी पड़ी। उनके बच्चे मोथ का जन्म वहीं हुआ, क्लासरूम में। और वो कहती हैं कि जब मेरी प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो हमने एम्बुलेंस या कुछ और मदद पाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन कोई संसाधन ही नहीं था, कोई मदद के लिए नहीं आया। और हद तो ये थी कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला की मदद कर सके। वो बोलती हैं, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। लोगों को मेरे नवजात शिशु को पहनाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। एक और महिला आयादीप बताती हैं कि मैं अपनी गर्भावस्था के आखिरी महीनों में बहुत उदास थी। एक गर्भवती महिला को आखिरी तिमाही में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लास्ट ट्राइमेस्टर होता है जब उसे तैयारी करनी होती है बच्चे के आने की, लेकिन पर्याप्त भोजन और साफ पानी भी नहीं था। वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, लेबर पेन से गुजर रही थी और सुन क्या रही थी, आसमान में सिर्फ युद्धक विमानों की गर्जना और गोलाबारी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने लेबर पेन पे कंसंट्रेट करे या फिर ऊपर मंडराती मौत पर। गजा पर इजराइल की घेराबंदी के साथ साथ चिकित्सकों और दाइयों की भी भारी कमी है। वहां अनगिनत गर्भवती महिलाओं, शिशुओं के जीवन को खतरा है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में इन नए जन्मे बच्चों और माओं को इन्फेक्शन का खतरा तो है ही, साथ ही नवजात बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सफाई, सैनिटेशन और पानी तो भूल जाइए। और जो औरतें अस्पताल में भी जन्म दे रही हैं, उन्हें जन्म देने के कुछ घंटे के भीतर ही छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि संसाधन बेहद सीमित हैं। किसी और के लिए बिस्तर खाली करना होता है। फिलिस्तीनी परिवार नियोजन और संरक्षण संघ के कार्यकारी निर्देशक अम्माल अब्दुल्ला ने यह बताया, सभी गर्भवती महिलाओं को अब असुरक्षित परिस्थितियों में प्रसव होने और ऐसी ही स्थितियों में रखे जाने का गंभीर खतरा हो गया है, जहां वे कारों में, तंबू में, आश्रयों में, शेल्टर्स में बच्चों को जन्म दे रही हैं। आप घरबारी लोग हैं, आसपास आपके परिवार होंगे, बच्चों के जन्म आपने देखे होंगे, आपके घरों में रिश्तेदारों में जच्चा बच्चा की देखभाल हुई होगी। आप समझ सकते होंगे कि इस दुनिया में एक छोटे बच्चे और एक फुल टर्म प्रेगनेंसी पर पहुंची महिला से असहाय कोई जीव नहीं होता। आप समझ सकते होंगे कि एक ऐसी जगह जहां घर बार तबाह हो चुके, भीड़ भाड़ है, भूख और लाशें हैं, वहां क्या स्थिति होगी।
साफ पानी और प्राइवेसी न होने की वजह से औरतें माहवारी टालने की दवाएं ले रही हैं, अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल टालने की दवाएं ले रही हैं। सैनिटरी नैपकिन और टैम्पोन तक की कमी का सामना करते हुए महिलाएं ऐसी गोलियां ले रही हैं जो आम तौर पर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय या एंड्रोमेट्रियोसिस के समय और दर्द जैसी स्थितियों के लिए लिए जाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इन गोलियों के दुष्प्रभाव होंगे, अनियंत्रित ब्लीडिंग होगी, मतली आना, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बदल जाना, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना। लेकिन सलमा खालिद जैसी कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके पास इजराइल के इस लगातार के विरोध के बीच जोखिम लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो कहती है कि मैं इस युद्ध के दौरान अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों का अनुभव कर रही हूँ। इस महीने अब तक मुझे 2 बार मासिक धर्म आया, जो मेरे लिए बहुत अनियमित है, बहुत भारी ब्लीडिंग हुई। कुछ दुकानें और फार्मेसियां खुली हैं और उनमें पर्याप्त सैनिटरी पैड्स उपलब्ध नहीं हैं। एक महिला होने के नाते मैं सोचती हूँ और कांप जाती हूँ कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैवी फ्लो वाले दिन में हैं, टॉयलेट साफ नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, आप पैड कहाँ बदलेंगी? अगर बदलना भी चाहें तो पैड्स उपलब्ध नहीं हैं। और जब आप पानी की कमी के बीच दर्जनों रिश्तेदारों के साथ एक ही घर साझा करते हैं तो स्वच्छता एक लग्जरी बन जाती है, इफ नॉट पॉसिबल। बाथरूम का उपयोग सीमित हो जाता है, शॉवर हर कुछ दिनों में 1 बार तक सीमित हो जाता है। जो महिलाएं और लड़कियां सुन रही हैं ये एपिसोड, वो समझ रही होंगी कि पीरियड्स में, ट्रॉमा में, दर्द में और युद्ध के बीच इन औरतों को क्या देखना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर्याप्त खाना और साफ पानी की कमी के साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि गजा में 45,000 गर्भवती महिलाओं और 68,000 स्तनपान कराने वाली माओं को एनीमिया झेलना पड़ रहा है, हेवी ब्लीडिंग झेलनी पड़ रही है और उनके ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। गजा में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कई जन्म और सी सेक्शन बेसिक मेडिकल सप्लाई के बिना हो रहे हैं, एनेस्थीसिया के बिना हो रहे हैं, या प्रसव के बाद की देखभाल उन्हें नहीं मिल पा रही है, जिससे ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है। ये प्रेग्नेंट महिलाएं, इन सब के लिए भोजन अपर्याप्त है, पोषण नहीं है और इस वजह से एक भयानक समस्या बढ़ गई है। 7 अक्टूबर के बाद से गजा में महिलाओं में गर्भपात 300% तक बढ़ गया है। आप समझ सकते हैं कि जब पीरियड्स के लिए, जन्म के लिए हालात इतने ख़राब हों तो गर्भपात के बाद की देखभाल के लिए तो क्या ही सुविधा उपलब्ध होगी। एक माँ होने के नाते मैं सोच कर कांप जाती हूँ कि अपने लेबर पेन से गुजरते हुए सर पर मंडराती हुई मौत के बारे में सोचना कैसा लगता होगा। नए जन्मे शिशु के लिए ना कोई आहार है, ना नर्सिंग करने के लिए कुछ है, ना उसको पहनाने के लिए एक चिथड़ा ही उपलब्ध है। मैं सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ कि ऐसी माँओं को वहाँ क्या झेलना पड़ रहा होगा। ये महज युद्ध नहीं है, ये अन्याय है, 70 साल से किया जाता हुआ अन्याय है, जिसे आप सीज फायर से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर की फेमिनिस्ट को, मानवतावादियों को समझना होगा कि ग्लोबल साउथ के इस देश में महिलाओं की समस्या फैंसी तकरीरों से हल नहीं होगी। फेमिनिज्म कोई एपॉलिटिकल चीज़ नहीं है। बिना ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझे पीस की बात करना भूखे को चांद दिखाने जैसा है। पीस एक लग्जरी है। पीस वाइट देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए एक शब्द हो सकता है, लेकिन जो अन्याय से पीड़ित देश हैं उनके लिए तो शब्द होगा आज़ादी। एक देश पर कब्जा करते जाना उस दुनिया को उजाड़ने की कोशिश है जिसे औरतें आबाद करती हैं। फ़लस्तीन की सोसाइटी में औरतें न सिर्फ घरेलू भूमिका निभाती हैं बल्कि शानदार रिपोर्टर रही हैं, क्रांतिकारी संगठनों में रही हैं, आइकन रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। हम जानते हैं कि एक महिला लीडर और एक फेमिनिस्ट लीडर में फ़र्क होता है। महिला मंत्री होकर भी संभव है आपको महिलाओं के प्रति तनिक संवेदना न हो, फिर भी महिलाओं का पॉलिटिकल फैसलों में आगे आना ज़रूरी है। ज़मीन का कोई भी हिस्सा जहां आबादी है वहां औरतें और बच्चे ताकतवर मर्दाना देशों के जुल्मों और हमलों के शिकार होते हैं। इसलिए हर वो जगह जहां देश दुनिया को लेकर कोई फैसला होता है, महिलाएं उस जगह को बिलोंग करती हैं। उन्हें फोरफ्रंट पर आना होगा ताकि ये दुनिया बदल सके।
बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए TCH पर हमारे तमाम शो। हमारे साथ जुड़िए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए।